Chapter number 9, exercise number 9.1. स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चंस कल की क्लास में आपको दिए थे, एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं, देख लीजिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole. Vertical pole means making an angle of 90 degree with the horizontal. तो वर्टिकल पोल के साथ एक 20 मीटर लॉन्ग रोप बंधी हुई है जिसके ऊपर सर्कस आर्टिस्ट क्लाइम कर रहा है। कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड इज 30 डिग्री। रोप का ग्राउंड के साथ एंगल 30 डिग्री है, आपसे वो पोल की हाइट मांग रहा है। ये क्वेश्चन हमारे पास है। आपको एक लाइन में फिगर को एक्सप्लेन करना है। इस क्वेश्चन में करके दिखा देता हूं, उसके बाद एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे हम किसी में भी, आपको मगर सब में करना है। आप लिखेंगे इन फिगर AB is pole and AC is rope। हमने लेट कर लिया, AB को H मीटर ले लिया, AB को H मीटर ले लिया हमने। हमें एंगल के लिए हाइपोटेन्यूज पता है और एंगल के लिए परपेंडिकुलर निकालना है। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज में किसका रिलेशन लगता है? हाँ जी, साइन। तो आपने कहा इन ट्राइंगल एबीसी साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू AB अपॉन AC। What is the value of sin 30? 1/2। ABH और AC 20, तो 20 ऊपर आ गया, 20/2 इक्वल्स टू H। आपको H की वैल्यू मिल गई 10 मीटर। तो आप लिखेंगे कंक्लूजन लाइन, सो हाइट ऑफ पोल इज 10 मीटर्स। बिल्कुल सिंपल सा फंडामेंटल है, सारे क्वेश्चंस में कंसेप्ट एक सा ही लगना है। बस मेन बात यह है कि आपको क्वेश्चन पढ़ के उसकी लैंग्वेज समझनी ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle of 30 degree with it। कह रहा distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter। कह रहा है find the height of the tree। वो आपसे ट्री की हाइट मांग रहा है। देखो समझो ध्यान से भाई, मान लीजिए आपके पास ये ट्री है, पूरा नीचे ग्राउंड लेवल से यहां तक ये ट्री है। उसने कहा हवा चली और जो इसका ये अपर पार्ट है वो टूट के इस तरीके से जमीन पे टच हो गया जाकर। ठीक है जी, ये ऊपर वाला पार्ट टूट के ऐसे गिर गया, जिसने ग्राउंड लेवल के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाया। और कितनी दूरी पर गिरा ये भी दे रखा है हमें, कितने पर? 8 मीटर की दूरी पे गिरा जाकर। तो वो हमारे से ये कह रहा है ट्री की हाइट निकालनी है। ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे। ये यहां से यहां तक पूरा ट्री था AB। हवा चलने की वजह से बीच का ये वाला पार्ट टूट गया और टूट के जमीन पे गिर गया। ठीक है जी, सी पार्ट पॉइंट से टूटा और टूट के ये अपर पार्ट ऐसे यहां जमीन पे गिर गया, ए डैश की जगह पर आ गया। वो कह रहा है जो हिस्सा जमीन पे गिरा इसने ग्राउंड लेवल के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाया। और कह रहा है वो इससे 8 मीटर की दूरी पर जाकर गिरा। देखो यही तो उसने हमारे से कहा फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। भाई ट्री की हाइट AB है,
उसमें सी पॉइंट से ब्रेक होने की वजह से बीसी और ये वाला हिस्सा यहाँ गिर गया, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर है। समझ में आ रही बात? तो एक तो मैं निकाल लूं बीसी, एक मैं निकाल लूं ए डैश सी। जैसे ही मुझे दोनों पार्ट मिलेंगे मैं इन्हें ऐड कर दूंगा और एट वंस मुझे ट्री की हाइट मिल जाएगी। आप बताइए इस एंगल के लिए बीसी क्या है? हाँ जी, परपेंडिकुलर। और ये क्या है? बेस। बेस। परपेंडिकुलर और बेस में किसका रिलेशन होता है? 10 का। तो पहले हमने लगाया tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू BC अपॉन 8। tan 30 की वैल्यू √3, तो ये आ गया BC अपॉन 8। BC की वैल्यू आ गई 8 अपॉन √3। अननेसेसरी माइक मत खोलें बीच में, √3 के लिए भी 3 बोलना जरूरी है साथ में। ये हमारे पास BC की लेंथ आ गई। अभी हमें A डैश C और कैलकुलेट करना है। अब ये A डैश C कैसे कैलकुलेट करा जाएगा, उसके लिए क्या फंडामेंटल हमें लगाना पड़ेगा वो समझ लें ध्यान से। भाई आपके पास बेस है और हाइपोटेन्यूस निकालनी है। बेस हाइपोटेन्यूस में किसका रिलेशन होता है भाई? हाँ जी, कॉस का। परपेंडिकुलर बेस में 10 का, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस में साइन का, बेस हाइपोटेन्यूस में कॉस का। ना याद रहे तो आप लिख कर लिया करें, पंडित बद्री प्रसाद वाला सिस्टम। तो cos 30 डिग्री इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब 8 अपॉन A डैश C। cos 30 की वैल्यू ये आ गया, A डैश C ऊपर भेज दिया मैंने, 8 2 जा 16 और √3 को नीचे ले आए। सर मेरे पास दोनों टुकड़ों की लंबाई आ गई, एक की 8 बाय √3 और एक की 16 बाय √3। क्या कहा उसने हमारे से, ध्यान दीजिए, ट्री की हाइट निकालनी है। तो हमने लिखा सो हाइट ऑफ ट्री, सो हाइट ऑफ ट्री इक्वल्स टू BC प्लस A डैश C। BC की वैल्यू 8 बाय √3, ये 16 बाय √3, दोनों को जोड़ दिया 24 अपॉन √3। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करी ऊपर नीचे, आपको मिला 24 √3 अपॉन 3। 3 से 24 को 8 पर कैंसिल किया, आपको मिल गया 8 √3 मीटर्स। लिख देंगे लास्ट में, ये लास्ट क्या, यही है हाइट ऑफ ट्री, हमने लिख ही दिया स्टेटमेंट। आंसर चेक करना क्या दिया क्वेश्चन नंबर 2 का। सर यही है। सिस्टम क्लियर हो गया, काम कैसे करना है वो समझ में आ गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए ध्यान से क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 में उसने हमारे से ये कहा कि एक कॉन्ट्रैक्टर ने प्लान करा 2 स्लाइड्स को इंस्टॉल करना है उसे फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। कह रहा फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years शी प्रेफर्ड टू हैव ए स्लाइड whose top is at a height of 1.5 मीटर और 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है वो ग्राउंड के साथ, जबकि बड़े बच्चों के लिए हाइट है 3 मीटर और इंक्लाइंड है 60 पर। वो कह रहा है दोनों ही केसेस में आपको स्लाइड की लेंथ बतानी है कितनी होगी। कोई बात नहीं, तो हमने दोनों स्लाइड बना दी। पहली स्लाइड जिसके अंदर 1.5 मीटर की तो हाइट और 30 डिग्री का एंगल, दूसरे वाले में 3 मीटर की तो हाइट, 60 डिग्री का एंगल। हमारे से उसने ये वाली लेंथ मांगी, इसे स्मॉल एल कह दिया, ये वाली लेंथ मांगी, इसे कैपिटल एल कह दिया। तो हमने यहाँ पर लगाया पहले साइन 30 डिग्री
इक्वल्स टू 1.5 अपॉन एल, दूसरे में लगाया साइन 60 डिग्री, फिगर एक्सप्लेनेशन कर लीजिएगा, 3 अपॉन एल, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो एल आपके पास आ गया 3 मीटर, छोटे वाली स्लाइड की लेंथ 3 मीटर, इसकी वैल्यू √3 अपॉन 2, 3 अपॉन एल, तो एल की वैल्यू आ गई 6 अपॉन √3, फिर वही कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, 3 से ये 2 पर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एल की वैल्यू आपके पास 2√3 मीटर आ जाएगी। चेक कर लें दोनों स्लाइड्स की लेंथ। क्या आंसर आ रहा है? आगे समझिए। क्वेश्चन नंबर 4, एक बार अपने आप जरूर ट्राई करके देखा करो, बताने को तो मैं आपको सारे बता दूं, लेकिन जब तक आप लोग खुद से नहीं करके देखोगे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं होने वाले आपसे। आगे समझिए। कह रहा था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। टावर की हाइट मान रहे। क्वेश्चन नंबर 4 सबसे आसान क्वेश्चन है। कह रहा है एक टावर है, उसकी टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन किसी पॉइंट से ग्राउंड पर 30 डिग्री है और वो पॉइंट 30 मीटर की दूरी पर है टावर के फुट से। वो आपसे कह रहा है टावर की हाइट बतानी है आपको कितनी होगी। हमें नहीं पता, हमने टावर की हाइट को क्या मान लिया, h। ये आ गया हमारे पास। आप बताइए सर, साइन लगेगा, कोस लगेगा या टेन लगेगा? हैं जी, 10। ये आ गया h अपॉन 30, टेन 30 की वैल्यू 30 को ऊपर भेज देंगे तो h की वैल्यू आ गई 30 अपॉन √3, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दी, √3 3 से ये कट गया 10 पर, h की वैल्यू आ गई 10√3 मीटर। तो आप कंक्लूजन लाइन लिख देंगे, सो द हाइट ऑफ द टावर इज 10√3 मीटर। आंसर चेक करिए क्या दिया है। जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए थे ना, ऑल आर वेरी सिंपल। अगला देखिए 5वां, वो और भी ज्यादा आसान है। 5वें में आपसे ये कहा गया, काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। काइट की हाइट दे दी आपको 60 मीटर। कह रहा स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेली tied to a ground point on a ground, inclination of the string with the ground level is 60 डिग्री। कह रहा लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बताइए यदि उसके अंदर कोई स्लैक नहीं है, मतलब झोल नहीं है। जैसे कई बार पतंग के साथ ऐसे मुड़ जाती है ना स्ट्रिंग, तो वो कह रहा है मुड़ी भी नहीं है, बिल्कुल टॉट है, सीधी है बिल्कुल, कोई स्लैक नहीं है उसके अंदर। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 5, ये काइट की हाइट है 60 मीटर दे रखी है आपको, उसके साथ एक थ्रेड बंधा है, स्ट्रिंग बंधी है, उसे जमीन पर लाकर 60 डिग्री के इंक्लिनेशन पर यहाँ बांध दिया गया। वो आपसे कह रहा है स्ट्रिंग की लेंथ बतानी है, तो आप लिख देंगे फिगर एक्सप्लेनेशन इन फिगर, ए बी इज द हाइट ऑफ काइट एंड ए सी इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। क्या लगेगा भाई? साइन। सीख गए बाप। साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 अपॉन एल, बिल्कुल जी साइन लगेगा। साइन 60 की वैल्यू √3 अपॉन 2 इक्वल्स टू 60 अपॉन एल, तो एल की वैल्यू आ गई 120 अपॉन, वही कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, 3 से 120 40 पर कट जाएगा, तो आपको 40√3 मीटर मिल जाएगी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। इफ वैल्यू ऑफ √3 इज गिवन, then we implement that value, apply that value and find out the value for the string in terms of decimal। अगर दी हुई होती तो, नहीं तो आप इसको ऐसा छोड़ दीजिए। क्लियर है यहाँ तक? ये 5 क्वेश्चन आप लोगों को करने के लिए दिए थे मैंने, जो कि सिंगल एंगल के ऊपर बेस्ड हैं, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एंगल का यूज हमारे पास है। आज मैं आपको क्वेश्चन सिखा रहा हूँ जिसमें 2 एंगल का यूज आएगा। ज्यादा क्वेश्चंस नहीं समझाऊंगा, एक ही बताऊंगा सिर्फ।
एक से रिजल्ट निकाल के दूसरे में यूज करना होता है। तो उसके बिहाफ पर 2 एंगल के कुछ क्वेश्चंस आपको ट्राई करने को दूंगा, और साथ साथ आज हम एक्सरसाइज नंबर 5C ट्राई करेंगे। 50% क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 5C। अभी RS अग्रवाल की AP चैप्टर की जो एक्सरसाइज 5C के एग्जांपल्स हैं उसकी प्रॉब्लम्स अभी रहती हैं, बट यू ऑल हैव टू ट्राई फर्स्ट हाफ एक्सरसाइज 5C। आई थिंक 48 या 49 क्वेश्चंस हैं, कोई बात नहीं, जो भी है वर्ड प्रॉब्लम छोड़ दीजिएगा। 40 हैं तो 20 करने हैं, ठीक है ना। वर्ड प्रॉब्लम वाले छोड़कर जितने भी बैठेंगे उसका 50% आपको करना है। चेक कर लीजिएगा जिसकी बुक में जितने भी हो। अब अगला क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 6। डबल एंगल वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। डबल एंगल में भी 2 कैटेगरी हमारे पास वही आती है, एक एंगल ऑफ एलिवेशन से लेकर एक डिप्रेशन से लेकर। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिसमें डिप्रेशन और एलिवेशन दोनों तरह के एंगल मौजूद होते हैं। फिलहाल बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की हम। कह रहा है एक 1.5 मीटर टॉल बॉय is standing at some distance from 30 meter tall building. कह रहा था angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walk towards the building. देखो सीधा सा फंडामेंटल है, आप अगर कभी भी कहीं भी खड़े हैं, वहां से आप किसी बिल्डिंग को ऑब्जर्व कर रहे हैं, किसी टॉप को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आपको अगर गर्दन 30 डिग्री पर उठानी पड़ रही है, जैसे जैसे आप उसकी तरफ जाएंगे 101% आपको अपनी गर्दन ऊपर करके उसकी टॉप को देखना पड़ेगा। कॉमन सेंस की बात है, ठीक है ना। सपोज करिए आप यहाँ खड़े हैं और आप किसी भी उसी टॉप को देख रहे हैं मान लीजिए, तो आपका इंक्लिनेशन इस तरीके से है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे मूवमेंट करेंगे तो वो इंक्लिनेशन अप साइड हो जाएगा, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। जैसे जैसे हम किसी भी बिल्डिंग, टावर, टॉप कहीं की तरफ भी जाते हैं तो हमारा जो एंगल ऑफ एलिवेशन है देखने का, हमारा फेस भी अप साइड हो जाता है, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ जाता है। तो वही बात आपको बताई गई कि एक बॉय है, 1.5 मीटर टॉल बॉय है, जो कि एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से कुछ दूरी पर खड़ा है। ये कहा गया कि उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 से 60 हो गया जब वो बिल्डिंग की तरफ जाता है। तो वो पूछ रहा है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। उसने बिल्डिंग की तरफ कितना डिस्टेंस वॉक किया कि उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 से 60 डिग्री हो गया। सुनिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 6। ये आपके पास टावर या बिल्डिंग एक 1.5 मीटर टॉल बॉय इससे कुछ दूरी पर खड़ा है, जिसने इसकी टॉप को 30 डिग्री पर ऑब्जर्व किया। कितने डिग्री पर ऑब्जर्व किया, 30 डिग्री पर ऑब्जर्व किया। अब ये बॉय टूवर्ड्स द बिल्डिंग चला और थोड़ा आगे जाकर उसका एंगल ऑफ एलिवेशन अब चेंज होकर उसकी आईज से, भाई आईज तो ऊपर ही होंगी, पैरों में थोड़ी ना होंगी आईज। आईज तो उसकी यही होंगी ना, अगर उसकी हाइट 1.5 है तो आईज ऊपर ही तो होंगी। ये आ गया हमारे पास, यहां से ये आ गया कितना, 60 डिग्री। आपको इसकी पूरे की हाइट दे रखी 30 मीटर। अच्छा एक बात बताओ, 30 है ये पूरा, ये 1.5 है यहाँ से यहाँ तक, ये भी 1.5 ही बैठेगा, ये भी 1.5 ही बैठेगा यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो ऊपर ऊपर का है ये कितना हो गया, 28 पॉइंट। ये बात क्लियर हो गई क्या सबको, इतना समझ में आ गया। अब उसने कहा कि भाई कितना डिस्टेंस वॉक करा, हमें नहीं पता। हमने कहा फिगर में ए बी तो बॉय है, ए बी इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ बॉय, ए बी इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ बॉय, सी डी इज द फाइनल पोजीशन ऑफ बॉय। उसके बाद आप कह सकते हैं कि ई एफ क्या है हमारे पास,
टावर, ठीक है जी। इस पॉइंट को बीच में कुछ भी नाम दे दो, जी कह दिया मैंने। 1 मिनट के लिए समझ लो, पहले जो डिस्टेंस निकालना है उसे एक्स कह दिया, और जो ये वाला डिस्टेंस है इसे क्या कह दिया मैंने, ये एक्स है तो ऊपर वाला भी एक्स, ये वाई है तो ये वाला भी वाई। आपको दो राइट ट्राइंगल दिख रहे, एक का नाम ई जी सी दिख रहा है, एक का नाम ई जी ए। हमेशा राइट ट्राइंगल लेना है। ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ और सिर्फ राइट ट्राइंगल में इंप्लीमेंट हो सकती है। आप किसी जनरल ट्राइंगल के अंदर ट्रिग्नोमेट्री को इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। ऑलवेज यू हैव टू टेक राइट ट्राइंगल। क्या लेना है, हमेशा राइट ट्राइंगल लेना है। अच्छा, पहला राइट ट्राइंगल लिया मैंने, नाम लिख रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ईजीसी दिख रहा भाई सभी को, ये वाला छोटा दिख रहा है। इसमें जो एंगल है मेरे पास, उसके ठीक सामने ये परपेंडिकुलर मुझे पता है, ये बेस मुझे नहीं पता है, क्या लगेगा? हाँ जी, 10, शाबाश। 10 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 28.5 अपॉन वाई। 10 60 की वैल्यू √3, 28.5 और अपॉन वाई, वाई ऊपर भेज दिया, √3 नीचे, तो y इज इक्वल्स टू 28.5 अपॉन √3। √3 से ऊपर मल्टीप्लाई, √3 से नीचे, तो ये आ गया 28.5 √3 अपॉन 3। ये कट रहा है कितने पर? हाँ जी, 9.5 √3। इतने तक कोई परेशानी किसी को है तो बोलिए। आप अभी इसे सिंगल एंगल मान के चलो। अभी तक भाई, अभी तक आपने एक ही ट्राइंगल देखा, उसमें ये सिंगल एंगल था, एक साइड थी, दूसरी हमने निकाल ली, ठीक। यहां तक तो कुछ भी नया नहीं है। अब हम चले दूसरे ट्राइंगल की तरफ। तो दूसरा राइट ट्राइंगल जो हमने लिया है उसमें एक्यूट एंगल कितना पता है? 30 डिग्री। आपने लिखा इन ट्राइंगल ईजीए, ईजीए के अंदर आपने tan 30 डिग्री लगा दिया, इज इक्वल्स टू 28.5 अपॉन पूरा x प्लस वाई। बोलो भाई, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया? tan 30 की वैल्यू बताओ। 1 अपॉन, अगर वैल्यू याद नहीं है तो सब गड़बड़ हो जाएगा। y की वैल्यू भी पता है कितनी? 9.5 √3। मैं समझता हूं यहां तक ओके। पहले ट्राइंगल से रिलेशन निकालना है, दूसरे ट्राइंगल में उसका यूज करना है। दो एंगल का फंडामेंटल हर क्वेश्चन में यही रहेगा कि वी हैव टू फाइंड आउट द रिलेशन और द वैल्यू फ्रॉम द फर्स्ट ट्राइंगल एंड यूज दैट पर्टिकुलर वैल्यू इन द सेकेंड ट्राइंगल और द होल ट्राइंगल जो भी है हमारे पास। तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करी इसके अंदर। जैसे ही हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करी, हमें रिजल्ट मिल गया x प्लस 9.5 √3 इक्वल्स टू 28.5 √3। यही आएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे अब हम। 28.5 √3 में से 9.5 √3 चले गए, तो 19 √3 रह गया क्या? तो आप कहेंगे सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉय इज 19 √3 मीटर। आंसर चेक करना क्या दिया है। यही है। तो आपने एक बात नोटिस करी कि हमने जो वैल्यू निकाली वो हमने पहले तो लिया पूरा ट्राइंगल, उसके बाद हमने लिया, पहले लिया छोटा ट्राइंगल, फिर लिया पूरा ट्राइंगल। हर बार ऐसे ही करना है आपको, ठीक है जी। कहीं भी आपको दिखाई दे, कभी कभी ऐसा हो जाता है पहले पूरा लेना पड़ता है फिर छोटे से काम हो जाता है, तो ये आपकी अपनी मर्जी है, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। कुछ बच्चे क्या करते हैं जी, पहले पूरा ट्राइंगल ले लिया,
उसकी हेल्प से ये पूरी लेंथ निकाल ली, फिर छोटा ट्राइंगल ले लिया, फिर ये लेंथ निकाल ली, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करके ये निकाल लिया। बात तो एक ही है, बात तो एक ही है, कोई अलग तो है नहीं। तो ये आपकी अपनी मर्जी है, आपकी अपनी प्रैक्टिस है कि आप किस तरीके से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी, कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दे रहा हूँ जो आज आप कर सकते हैं आराम से, तो वो नोट करें अपने पास। कौन कौन से क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं। एक तो यदि किसी के पहले 5 में से कुछ रह रहा हो तो उसे कंप्लीट कर लें। मैंने कराए हैं और तब आपने करे हैं तो एक बार घर जाके दोबारा करके देखें, नोट कर लें अपने पास। एक तो क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करेंगे आज आप। 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 14, 6 से लेकर 11 तक और 14। उसके बाद एग्जाम्पल्स में से एग्जाम्पल नंबर 4 एंड 5, एग्जाम्पल नंबर 4, 5, 1, 2, 3 मैंने कल दे दिए थे आपको। तो अब कितने क्वेश्चन हो गए आज के इस चैप्टर के? 9 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर as well as 50% questions of R.S. Agarwal exercise 5C except word problems. First of all, leave word problems. Then whatsoever number of questions are there divided by 2. इवन नंबर है 40 हैं तो 20 आज 20 कल करेंगे। 41 बैठ रहे हैं 41, तो 20 आज कर लें 21 कल कर लें। बात एक ही है, हमें पूरा करना है। तो यहाँ तक अपना वर्क सभी कंप्लीट कर लेंगे। बस जी आज के लिए इतना।